निरहुआ एक वीडियो में ओपन चैलेंज देकर कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और मुझे मराठी नहीं आती। और वो कहते हैं कि जो मराठी के नाम पर हिंदी बोलने वालों को पीट रहे हैं उन नेताओं को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि मुझे मुंबई से भगा कर दिखाओ। निरहुआ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, लोग जमकर शेयर करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ये जो ठाकरे बंधु हैं जो 20 साल के बाद एक मंच पर आ गए, आखिरकार हिंदी बोलने वालों के साथ उनकी क्या दुश्मनी है। ये ठाकरे बंधु कहते हैं कि जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो उत्तर भारतीय हैं, वो मुंबई में आते हैं और उससे क्राइम वहां पर बढ़ता है। लेकिन ये ठाकरे बंधु कभी ये नहीं बताते कि दाऊद इब्राहिम कहां का था। वो उत्तर प्रदेश का था, वो बिहार का था, वो भोजपुरी भाषी था, या फिर उसी मराठा की धरती का पैदाइश था। वो कभी ये नहीं बताते कि सुल्तान मिर्जा कौन था। वो कभी ये नहीं बताते कि याकूब मेमन, टाइगर मेमन, ये जो तमाम लोग थे, ये जो तमाम चेहरे थे, वो किस धरती की पैदाइश थे। और जो ठाकरे बंधु हैं वो जब बढ़ावा देते हैं कि हिंदी बोलने वालों को रोकिए, पीटिए, तो उनके कार्यकर्ता जैसे मदारी का बंदर होता है, उस बंदर की तरह हिंदी बोलने वालों को टारगेट कर रहे हैं। आपको हम एक बात बताते हैं, जो माफिया डॉन मुंबई का सुल्तान मिर्जा था, वो सुल्तान मिर्जा बाला साहेब ठाकरे का अच्छा दोस्त हुआ करता था। ये जा करके आप आधिकारिक तौर पर कई अलग अलग अखबारों के आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं। यहां तक कि आप विकिपीडिया, जो ऑफिशियल उसका पेज है, उस पर भी जा करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वहां का जो माफिया है वो इनके लिए भगवान हो जाता है। जो पावरफुल माफिया है, जो पावरफुल डॉन है, उसके सामने ये चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर यूपी बिहार का कोई जाकर वहां पर ठेला लगाकर पानी बेचेगा, वो पुचका बेचेगा, वो पकौड़ी बेचेगा, तो इससे उनको दिक्कत हो जाती है। हमने सोचा कि जरा इस पॉइंट पर बात किया जाए कि आखिरकार इनकी असली बेचैनी क्या है। सब पर बात करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। निरहुआ जब ठाकरे बंधुओं को चैलेंज दे रहे होते हैं तो हमें लगता है कि यार एक निरहुआ चैलेंज दे रहा है। लेकिन जो हमारे यहां के नेता हैं, जिसके दम पर, हमारे वोट के दम पर, जो उत्तर प्रदेश बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र है, इसके दम पर सत्ता में केंद्र की बैठते हैं, वो नेता कभी उत्तर भारत के इसको मुद्दा क्यों नहीं बना पाते कि आखिरकार उत्तर भारतीयों की प्रतिष्ठा के साथ मुंबई, महाराष्ट्र या किसी भी दूसरे भाषा में बोले जाने वाले राज्यों में उनका रेस्पेक्ट, उनका सम्मान नहीं होता है, उनका अपमान होता है। वो कभी उत्तर भारतीयों की अस्मिता को मुद्दा बना ही नहीं पाए। हमें इसका अफसोस है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर कि ठाकरे बंधु ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल आप राजनीति समझिए। उद्धव ठाकरे को दशकों से ये तमाम चीजें याद नहीं आ रही थी। वो अपने भाषण तक हिंदी में दिया करते थे। वो हिंदी में भाषण तक देते थे क्योंकि उनको हिंदी में भाषण देने के कारण ज्यादा लोग समझ पाते थे, मुंबई, महाराष्ट्र के बाहर भी। और उद्धव ठाकरे का राजनीतिक ग्राफ बढ़ रहा था। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, सीटें आ रही थी, बीच में वो बीजेपी छोड़कर गए, सीएम बन गए। लेकिन जब इस बार चुनाव हुआ तो उनका ग्राफ एकदम डाउन हो गया। जो राज ठाकरे हैं मनसे वाले, उनका ग्राफ पहले से ही डाउन है, तो वो पहले से ही मराठी के नाम पर लोगों को गुलबंद करने का प्रयास करते रहे हैं। लेकिन अब जब दोनों भाई एकदम गर्त में जा चुके हैं तो उन्होंने एक नया प्रयोग किया। कहा कि अब बाला साहब ठाकरे, जो शुरुआत में मराठी के नाम पर ही उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, उसी आंदोलन को धार दी जाए और जो हिंदी बोलने वाले हैं उन लोगों को, जो मराठी बोलने वाले लोग हैं, उनको उसके खिलाफ भड़काया जाए। और जब ऐसे इंसिडेंट होंगे और वो कहते हैं कि अगर ये लोग गुंडे हैं तो हम गुंडे ही सही, तो वो जानते हैं कि इसके नाम पर लोगों को गोलबंद किया जा सकता है। और दोनों ठाकरे बंधु 20 साल बाद एक मंच पर आकर इसी चीज का प्रयास कर रहे हैं। अब इनके तर्क जरा आप एक एक करके सुन लीजिए। ये कहते हैं कि उत्तर भारतीय रहते हैं तो इसके कारण क्राइम बढ़ता है। लेकिन वो ये कभी नहीं बताते कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया मुंबई में ही क्यों पनपी। आखिरकार अंडरवर्ल्ड के वो तमाम डॉन, जिसमें से 90% से ज्यादा उसी महाराष्ट्र की भूमि से ताल्लुक रखते थे, वो सब कैसे पनपे और क्यों जो अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया हुए, उन माफियाओं के सामने ये नतमस्तक हुआ करते थे। हम आपको एक एक नाम बताते हैं। दाऊद इब्राहिम, इससे बड़ा नाम तो कोई नहीं होगा। वो उसी महाराष्ट्र का रहने वाला, उसकी पैदाइश उसी मराठा की भूमि पर, महाराष्ट्र की भूमि पर, और उससे बड़ा आतंकी या क्राइम करने वाला माफिया कोई दूसरा इस पूरे भारत देश में नहीं होगा। वो दाऊद इब्राहिम वहां का है।
इसके बाद एक एक करके नाम सुनिए। हाजी मस्तान, सुल्तान मिर्जा। सुल्तान मिर्जा तो इनके पिता बाला साहब ठाकरे का दोस्त हुआ करता था। इसके बाद और नाम सुनिए, छोटा राजन। आखिरकार ये कौन है? ये किस उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा हुआ था और ये जाकर मुंबई को अपना क्राइम करने का क्षेत्र बना लेता है? छोटा शकील। आखिरकार ये जो क्राइम करता है और छोटा शकील कहां का रहने वाला है? इसके अलावा अन्य कई सारे नाम जैसे कि टाइगर मेमन, याकूब मेमन, ये तमाम नाम, ये तमाम वो आतंकी, वो माफिया जो उसी महाराष्ट्र, उसी मुंबई में रहते हैं, उसी महाराष्ट्र में जन्म लेते हैं और वहीं से पूरी की पूरी दुनिया में, पूरे के पूरे देश में जो आतंकवाद है, जो माफियागिरी है, ड्रग्स है, इन तमाम चीज़ों का सप्लाई करते हैं। तो क्या आखिरकार वो इनकी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता और ये उनसे डायरेक्टली लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाए? और आज की तारीख में भी जो ग्रुप्स वहां पर एक्टिव हैं उनसे क्यों नहीं लड़ पा रहे? ये उनसे नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है। ये लड़ेंगे उन लोगों से जिन पर अपनी जोर चलाई जाए। मसलन जो वहां पर सड़क पर, फुटपाथ पर एक प्लास्टिक बेच रहा है 10-10 रुपए का, पानी का बोतल बेच रहा है 20-20 रुपए का, वो कहीं खड़ा होकर के बड़ा पाव बना करके लोगों को खिला रहा है जिससे कि बिहार, यूपी में जो उसकी परिवार के लोग हैं उनका खर्चा चल पाए। ये केवल उनको टारगेट करते हैं, उनको लड़ते हैं। अब असल में समझिए, पूरा खेल मदारी और मदारी के बंदर जैसा है। जैसे कि मदारी कौन? तो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, वो मदारी हैं, उसके मालिक हैं। बंदर जो उनके तमाम कार्यकर्ता हैं। अब होता क्या है, जैसे एक मदारी होता है, वो अपने बंदर को इशारा करता है कि तुम ऐसा करके दिखाओ, वो बंदर वही करने लगता है क्योंकि उसको मालूम है कि अपने मालिक को खुश करना है। ठीक वैसे ही उद्धव और राज इशारा करते हैं, उनके कार्यकर्ता कमजोर उत्तर भारतीय को, हिंदी बोलने वालों को पकड़कर पीटते हैं और इनसे उनको लगता है कि उनकी खोई राजनीतिक जमीन, खोया राजनीतिक वजूद वापस आएगा। लेकिन हमें लगता है कि शायद ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। एक और बात, उत्तर प्रदेश और बिहार हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग उन तमाम शहरों में सबसे ज्यादा उन फैक्ट्रियों में हैं जिन फैक्ट्रियों के कारण उनकी अर्थव्यवस्था चमक रही है। लेकिन अब शायद वक्त बदल गया है, उनका रवैया ऐसा रहा। हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग वापस अपने गांव, अपने प्रदेश में वापस आए और इस वक्त पर उत्तर प्रदेश, बिहार, इन तमाम राज्यों में भी अब मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है। बिजली, सड़क उत्तर प्रदेश में आप जाकर तमाम चीजों को देखेंगे तो वो चकाचौक हो चुकी है। तो शायद वो फैक्ट्रियां जो मजबूरन आकर के उत्तर प्रदेश और बिहार में इन्वेस्टमेंट करेंगी, क्योंकि फैक्ट्री चलाने का सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है कि सस्ते लेबर मिले, वहां पर बिजली सस्ती मिले और सरकार की नीति वहां पर आसान हो। और इस वक्त पर हिंदी बेल्ट के प्रदेशों में यह सब कुछ हो रहा है। तो शायद हमें लगता है कि मुंबई जो अपने आप पर गुमान करती है, वो गुमान उसका खत्म भी हो जाएगा। बाकी जो महाराष्ट्र में हो रहा है, हमने सोचा कि जरा उस पर एक बार बोला जाए, बातचीत किया जाए और निरहुआ ने आवाज उठाया। लेकिन अपने यहाँ के हिंदी भाषी क्षेत्रों के नेता कभी भी इसको बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए। ये हमें अफसोस रहा और हमेशा रहेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।